Dynamic School of Excellence. Now, we are discussing chapter 2, Federalism. In the previous video, I had discussed the features of federalism. आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है इंडिया एज अ सक्सेसफुल फेडरल कंट्री, कि वो जो फीचर्स हमने देखे थे फेडरलिज्म के, क्या वो इंडिया में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं? Do we also find these features perfect or suitable for our country as well? Yes, very much. तो हम यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स फिर से डिस्कस करेंगे. As we have already discussed features of federalism, जिसमें मैंने इंडिया के ही एग्जांपल्स दिए थे आपको समझाने के लिए, तो अब ये वीडियो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा and you will understand this very easily. तो पहला फीचर तो फिर से वही आएगा कि देयर इज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि इंडिया आल्सो हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. पहले 2 टियर्स थे और अब इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है. टियर्स मतलब लेवल्स. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपको आगे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो और मिलेगा जिसमें आपको सब चीजें समझाई जाएंगी. बट अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि लोकल गवर्नमेंट में बेसिकली आता है हमारा गांव में पंचायती राज जो होता है उसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और इन सिटीज एक जो म्युनिसिपैलिटी होती है वो लोकल गवर्नमेंट है. अब एक और चीज है कि हमने एक फीचर देखा था उसमें कि यहाँ पे जो पावर है उसको डिवाइड किया जाता है एंड एट द सेम टाइम एवरीबडी हैज गॉट द स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन. सबके जो एरियाज हैं, अथॉरिटी जो मिली हुई है वो स्पेसिफाइड है कि भाई किसको क्या काम करना है, वो सब कुछ प्रॉपरली डिसाइड किया गया है पहले से ही. तो लाइकवाइज इंडिया में भी 3 लिस्ट्स आर प्रिपेयर्ड. वैसे तो 4 लिस्ट हैं बट 3 मेन लिस्ट हैं जो हमें ध्यान रखनी है. कौन कौन सी है वो? एक तो यूनियन लिस्ट. तो our constitution has very much clarified everything. तो यूनियन लिस्ट में क्या आता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फॉरेन अफेयर्स, और जो हम टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करते हैं या बाहर की जो कंपनीज होती हैं जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्हें अगर इंडिया में लाना है, सो दैट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आवर कंट्री. उसके अलावा जैसे बैंकिंग है, कम्युनिकेशन, currency, all these issues are also taken care of by union government. अब यूनियन और सेंट्रल एक ही चीज है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो. इफ यू रिमेंबर अ कपल ऑफ इयर्स अगो व्हाट हैपेंड, दैट देयर वाज डीमोनेटाइजेशन. तो क्या हुआ था डीमोनेटाइजेशन में? 1000 rupees नोट्स वर डिसकंटिन्यूड एंड दे हैड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड 2000 rupees नोट. ओके, दैट वाज लॉन्च्ड. तो ये जो सारे डिसीजंस हैं ये लेती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट. उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका काम क्या है, उसकी भी लिस्ट स्पेसिफाइड है. तो सबके अपने अपने एरियाज फिक्स्ड हैं. पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं अपने अपने स्टेट की, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है. ठीक है. अब ये एक और लिस्ट आ जाती है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पे दोनों ही, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट मिलके डिसीजंस लेती हैं. जैसे ये आपको याद रखना है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसके लिए दोनों को मिलके डिसीजन लेने होते हैं. तो ये कॉन्करेंट लिस्ट है. अब एक और लिस्ट और ऐड की गई थी बाद में, वो है रेसिड्यूरी लिस्ट. अब रेसिड्यूरी का मतलब क्या होता है? कुछ बचा कुचा. मान लो कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे रह गया. तो एक टॉपिक था जैसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड ऑल. सो दिस वाज एडेड लेटर ऑन. तो ये जो इस तरह के जो नए टॉपिक्स होते हैं, दे फॉल इनटू दिस रेसिड्यूरी लिस्ट. अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हु पासेस द लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, जो रेसिड्यूरी लिस्ट में आते हैं. तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट. ये मैंने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया है कि कई बार इसमें कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि भाई यूनियन लिस्ट में क्या इंक्लूड होता है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर एडेड. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस इन डिटेल. बट अगर एग्जाम में आप इंडिया एज अ फेडरल कंट्री बता रहे हो तो आप इसको शॉर्ट में भी मेंशन कर सकते हो. अब एक और चीज मुझे आपको सिखानी है, वो है कि ये एमपीज, एमएलएज एंड लोअर हाउस, अपर हाउस, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं चीजें कि ये क्या है.
अब ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मोस्टली ये दो तो होंगी, है ना। एक मेन गवर्नमेंट है और उसके कुछ सब यूनिट्स हैं, दैट वी नो। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पे दो हाउसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक है अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, ये हर एक राज्य के जो कंसर्न्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इसको अपर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इसके कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं। जो बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे किसी स्पोर्ट्स में है या कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उस तरह के जो लोग होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, बहुत ही एमिनेंट और एजुकेटेड पीपल। कई बार एजुकेशन नहीं बट उनकी जो परफॉर्मेंस है नेशनल लेवल वो भी देखी जाती है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, रेखा है, इस तरह के जो लोग हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स। एक होता है हमारी जो मेन पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, ये इसको कहते हैं हम लोकसभा। यहाँ पे होते हैं एमपीज। अब ये जो एमपीज हैं ये पूरे जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं एमपीज में से कुछ होते हैं हमारे, इसमें से ही फिर कुछ मिनिस्टर्स और स्पेशल चूज किए जाते हैं। तो ये जो एमपीज होते हैं इनकी पावर कंपैरेटिवली ज्यादा है, इनका एरिया भी ज्यादा होता है जहाँ पे ये अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो नेशनल लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं, इसे हम लोअर हाउस कहते हैं, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। इसी पार्लियामेंट में सारे डिस्कशंस होते हैं और मेजर डिसीजंस आर टेकन हियर। उसके अलावा जो स्टेट लेवल पे जो होता है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो तीन तरह के इलेक्शंस होते हैं। एक लोकसभा के इलेक्शन, तो जब भी आप सुनोगे कि भाई लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं तो समझ जाना कि अब हम जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो नेशनल लेवल के हो रहे हैं और अब हम इसमें किसको चूज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। जो एमपी होता है वो पीएम को चूज करता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं अपने पीएम को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को। अब जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये जो इलेक्शंस होते हैं ये स्टेट लेवल के होते हैं, ये हर एक स्टेट के अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। एंड देयर दे हैव एमएलएज, तो वहां पे एमएलएज चूज किए जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो लॉज बनाते हैं, इस तरह से पूरी इनकी मीटिंग होती है और ये जो लॉज बनाते हैं ये सिर्फ अपनी स्टेट के लिए बनाएंगे। जैसे एक बिहार की विधानसभा है, एक गुजरात विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, लाइक दैट। तो हर एक स्टेट की एक विधानसभा होती है और जहाँ पे ये एमएलएस बैठते हैं और रूल्स बनाते हैं। पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं जो नेशनल लेवल के रूल्स बनाते हैं। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज दैट यू शुड हैव। तो आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि भाई एमपीज क्या होते हैं, एमएलएस क्या होते हैं और ये विधानसभा लोकसभा क्या चीज है, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा एक थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं कि इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जो मैंने अभी आपको बताया अपर हाउस और लोअर हाउस, इसे हम बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं। बाई मतलब टू, है ना, यहाँ पे दो हाउसेस हैं, एक अपर हाउस और लोअर हाउस। ये तो जो भी डिसीजंस हम पास करते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो ही उसे पास करेगी। उसके लिए क्या होता है कि फर्स्ट दे शुड, अगर कोई भी चेंज आपको करना है तो दे हैव टू पास दैट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेस कौन से हो गए हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस में पास होगा वो, और उसमें कम से कम 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो एमएलएज होते हैं, जो पूरे कंट्री के जितने भी एमएलएज हैं, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द एमएलएज शुड रेटिफाई दैट, मतलब उन्हें अगर वो अग्री करते हैं उस लॉ से तब वो लॉ पास हो सकता है। तो सेम जो फीचर हमने पहले देखा था कि भाई आप अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछना पड़ेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट से पूछने का मतलब क्या है कि वहाँ के एमएलएज से पूछना, एमएलएज की कंसेंट होनी बहुत जरूरी है, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, तभी वो लॉस पास हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। लोकसभा में कोई भी जो डिसीजन है पहले हो जाएगा राज्यसभा में, यहाँ पे 2/3 जो मेंबर्स हैं
वो अग्री करेंगे, उसके बाद जो MLAs हैं वो उसको रेटिफाई करेंगे, फिर वो लॉ पास होगा। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियली भी हर एक लेवल की गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर है। कौन सा टैक्स किसको मिलेगा वो भी हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जो बाहर की कंपनीज जब इंडिया में आती हैं तो वो भी एक टैक्स देती हैं, तो दैट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के पास जो होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं यहाँ पे, जैसे सेल्स टैक्स है वो जाता है, GST, स्टेट GST होता है, एक अलग से लगता है, दैट गोज टू दैट। जो व्हीकल्स पे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं दैट आल्सो गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट, जो वाटर बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ऐसे जो टैक्सेस हैं दे गो टू द लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इनकम टैक्स का कुछ पार्ट स्टेट के साथ शेयर करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके पास जो टोटल जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो दे ऑल्सो हैव टू शेयर सम पार्ट विद द लोकल गवर्नमेंट। तो ये एक सिस्टम है बहुत ही क्लियरली डिफाइंड, समझ आ रहा है। तो सबके पास क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब सब इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि आपको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक दूसरे से मदद तो मिल ही रही है, लेकिन अपने भी इनके अपनी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो भी स्पेसिफाइड है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है, हमारे पास कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होती हैं, तो वो चीजों को इंटरप्रीट करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि जो अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट है, आर दे वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, आर दे फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स, कि भाई जितने भी सिस्टम्स हैं क्या उन्हें वो फॉलो कर रही हैं। सो दे कीप अ चेक ऑन दैट। जहां पे कोई भी गड़बड़ होती है सो दे इमीडिएटली पिन पॉइंट दैट, और वो फटकार भी लगाते हैं। तो आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा दैट वेरी ऑफन दे से कि दे वर एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड मतलब उन्हें फटकार लगाई जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, यू नो। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच मेक्स इंडिया अ फुल फ्लेज्ड फेडरेशन। ठीक है, तो आप अगर ये 5 पॉइंट्स लिखोगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, तो this would be more than enough. So always give examples, and this is how you have to show it. So share this video if you like it, and subscribe my channel to watch more such videos. See you soon in the next video. Till then, bye everyone.